ये जो बातें कर रहे हैं न्यूक्लियर पाकिस्तान से ये टक्कर नहीं ले सकते, ये मैं आपको बड़ा वादे बता रहा हूं। अगर इन्होंने ये किया तो इस सदी की सबसे बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान इनको वो मार मारेगा, वो मार मारेगा कि इनकी नस्लें जो है वो बताने के काबिल नहीं होंगी, क्योंकि नस्ल खत्म हो जाएगी और तारीख लिखेगी एक था भारत। जनरल बख्शी एक बावले कुत्ते की तरह जो है वो बिल्कुल उसकी आप देखें वो वीडियो तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसको हुआ क्या है। इसको जनरल किसने बनाया? इसको तो किसी को सिपाही नहीं बनाना चाहिए था। पहलगाम में 6 गैर मुल्की सयाहों को अगवा किया और फिर उनके सर कलम कर दिए गए, और ताकि दुनिया में अपने लिए हमदर्दियां समेटें और पाकिस्तान पे हस्ब आदत उन्होंने जो है वो इल्जाम आयद कर दिया। पिछली दफा वो चाय को कहा गया था कि चाय बड़ी फैंटास्टिक है, इस बार हम चाय नहीं देंगे, इस बार हम हाई टी देंगे इंशाल्लाह ताला, और ऐसी जगह देंगे कि वो बताने के काबिल नहीं रहेंगे कि चाय कहां दी थी। बल्कि अवंतीपुर एयरबेस से 12 जहाजों को जो है वो तैयार किया गया, जिनमें से 8 जहाज पाकिस्तानी सरहद के अंदर घुसे, और फिर जो उनका हाल हुआ वो आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद है एक मतलब फिर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, से आप कैसे देखते हैं जो पहलगाम में अटैक हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों किया गया। क्या इस टाइम पे बलूचिस्तान आपके सामने है कि वहाँ भारतीय जो एक प्रोपेगेंडा है, जो उनके आलाकार हैं, जो BLA है या BYC है, वो किस तरीके से लोगों के जहन साजी कर रही है और भारतीय प्रोपेगेंडा को ही दवाम बख्श रही है। इसी तरीके से आप देख लें कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरीके से एक रियासत मुखालिफ जो बयानियां बनाने के अंदर भारत ने बड़ा किरदार अदा किया और मिलियंस उसने इन्वेस्ट किए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TTP जिस तरह से काम कर रही है और दीगर दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं, वो भी आपके सामने है। ऐसे वक्त में भारत अगर ये पुलवामा का ये जो पहलगाम का ये किरदार अदा करता है और उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जुई करता है, तो इससे तो कौम यकजा हो जाएगी। आज भी आप देखें कि पाकिस्तानी कौम जो है उसका बड़ा जबरदस्त किस्म का उसने एक नैरेटिव बिल्डिंग की है और वो अपनी फोर्सेस के साथ आके खड़ी हो गई है। तो अगर ऐसा कोई बराह रास्त हमला जैसे 27 तारीख का था, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर तो पाकिस्तान जो है वो तो फिर खड़ा हो जाएगा, और जाहिर है न्यूक्लियर पाकिस्तान को नकेल तो वो डाल नहीं सकते। अब मसला क्या है? मसला मुझे लगता है कि जो ये सारा काम किया गया, इसके पीछे एक पहलू ये भी है कि किसी तरह से गजा का जो मॉडल है वही रेप्लिकेट यानी कि बिल्कुल पलट के जो है वो कश्मीर पे रख दिया जाए। जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने इसराइल यात्रा की थी, उसके बाद आप देखें 370 का खात्मा, 35A का खात्मा, उसके बाद जो है कश्मीर का स्टेटस जो है वो सल्ब कर लिया गया, उनकी आज़ादी सल्ब कर ली गई, वहाँ का जो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया, लोगों को ला ला के बसाना शुरू कर दिया, डोमिसाइल तब्दील कर दिए, और जो कश्मीरियों की वहाँ नुमाइंदगी थी उसको कम कर दिया गया, जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनकी जो नुमाइंदगी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। गर्ज ये कि तमाम डेमोग्राफी जो है वो चेंज की, आबादियाती नक्शा तब्दील किया गया। ये सारा कुछ भारत जो है वो इसराइल से सीख के आया। जैसे जैसे आपने देखा कि इसराइल बढ़ता गया, गजा का नक्शा जो है वो छोटे से छोटा, फलस्तीन का नक्शा छोटे से छोटा होता चला गया। अब ये चीज सामने रखें। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। पहली बात यह है कि चीन जो है वो अमेरिका के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए खतरा है। अमेरिका ने भारत को अपना इत्तेहादी इस जगह के लिए चुन लिया गया है, और वो ये चाहता है कि चीन को कंटेन किया जाए, उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी जो अस्करी कुव्वत है उसको लगाम डाली जाए, और चीन के जो तमाम न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स, उनके अहम बेसेस और उनके जो स्पेशल जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो शिनजियांग प्रोविंस जो है उसके अंदर कहीं आसपास मौजूद है।
अब अगर वो लद्दाख के इलाके में, आपको पता है चीन के सामने मुंह भी है, 1,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो इलाका है वो चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन ये जो आज भारतीयों की बड़ी गैरत और बड़ा तमतमा और मीडिया के ऊपर जो बकवास चल रही है, ये चीन के मुतल्लिक क्यों नहीं बोलते जब 67 सोल्जर्स को उन्होंने मुक्के मार के, कराटे मार के, डंडे मार के, सोटे मार के जो है वो भारत के वहां जहन्नम वासिल किए थे। ये बात मोहम्मद कदाफी साहब बड़ी अहम बात करने लगा हूं। अब आप ये देखिए कि भारत का जो किरदार है इस खित्ते में इस टाइम पे, अमेरिका का ताल्लुक मां सवाए चीन के किरदार को कम करने के अलावा भारत का कोई किरदार नहीं है। अभी अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका की एक बाज़ाब्ता पॉलिसी आई कि हम अफगानिस्तान से असला वापस लेके जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में अगर जो कोई विजिट होता अमेरिकी ऑफिशियल्स का तो वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान का होता। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि तुलसी गैबर्ट जो CIA की इंटेलिजेंस चीफ हैं, जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, और वो तुलसी गैबर्ट जो कि भारतीय निजात भी हैं, वो नरेंद्र मोदी से 3 हफ्ते कबल मिलने के लिए वो आई। एक ऐसे वक्त में जब भारत के मुतल्लिक ना अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अनाउंस की, ना उन्होंने अपनी दिफाई पॉलिसी का ऐलान किया, और ना ही उन्होंने अपनी सिफारती पॉलिसी का ऐलान किया भारत मुतल्लिक। तो फिर तुलसी गैबर्ट CIA की चीफ वहां क्या करने गई थी? यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका जो है वो मदद के लिए आए और अपनी फौजों को या अपने कुछ अहम दस्तों को जो है वो वहां भेजे कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों, बकौल उनके दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी 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 अब्दुल्ला भाई जी। हाँ, दहशतगर्दों को लड़ने के लिए, बकौल उनके हुर्रियत पसंदों को लड़ने के लिए वो अमेरिका की मदद करें या अमेरिका की मदद लें, यानी कि असल में वो चीन के सामने लाके अमेरिका को खड़ा करना चाहता है। अब जो अब आ जाते हैं इस वाकये के ऊपर। ये वाकया पहली नौयत का नहीं है, ये पहले भी इस किस्म के वाकयात होते रहे हैं। अब आप आ जाएं कि पहले इस वाकये के जो टाइमिंग्स थे वो बड़े जबरदस्त थे। JD वेंस जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं, जिनकी बेगम जो है वो एक हिंदू खातून है और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, 4 रोजा निजी दौरे पे वो भारत यात्रा के ऊपर तशरीफ लाए। उस टाइम पे ये वाकया करना ताकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ऑन बोर्ड हो जाए कि भाई अमेरिका का नायब सदर आया हुआ है जनाब, तो उसके हवाले से वहां जरा सनसनी ज्यादा पैदा होती है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि ये तकरीबन 26 से 28 लोगों का बताया जा रहा है, जिसमें मुमकिन तौर पर एक इसराइली और एक अतालवी शहरी जो है वो भी शरीक है। लेकिन किसी की लाश नहीं दिखाई गई, किसी का जो उन्होंने मीडिया ने उनके बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कि हमने हुर्रियत पसंदों को जो है वो ठिकाने लगा दिया, उनकी लाशें नहीं दिखाई गई। ये कौन सा मामला है जिसको छुपाने के लिए वो यहाँ बैठे हुए हैं? तीसरी बात इसके अंदर जो है वो बड़ी अहम है। जिस जगह ये वाकया होता है पहलगाम में, एक तो ये LOC से, लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर है, इसलिए पाकिस्तान का तो कोई इससे किरदार नहीं है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि 2 फौजी कैंप्स, जो कि एक अमरनाथ बेस कैंप और दूसरा ननवानान जो बेस है, फौजी बेस, वो यहां मौजूद था, बिल्कुल चंद गज के फासले पे। यहां 8 पुलिस चौकियां जो हैं वो भी कायम थी। ये रेड जोन था, एक किस्म का रेड जोन से भी ज्यादा हाई अलर्ट जोन था। यहां ये वकुआ पेश आना, आप समझ रहे हैं कि इसके मकासद क्या हैं। लेकिन ये स्टोरी यहां खत्म नहीं हो रही मोहम्मद कदाफी साहब। ये स्टोरी में मजीद ट्विस्ट है, मजीद दिलचस्पी तब पैदा होती है जब 2 दिन कबल इन दोनों आर्मी बेसिस से इनकी फैमिलीज को इनखला कर दिया जाता है, उनकी फैमिलीज को वहां से भिजवा दिया जाता है, समेत एक मशहूर अदाकार के जो वहां विजिट के ऊपर आया हुआ था। अब आप समझ रहे हैं इस बात को? जो लाश की तस्वीर दिखाई गई है जिसके साथ औरत बैठी मातम कर रही है, उस लाश को
गोलियां लगी हैं लेकिन खून का एक धब्बा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नकल के लिए अकल चाहिए होती है, जो कि फिलहाल मोदी सरकार के पास मौजूद नहीं। इसका दूसरा पहलू जो है वो भी बड़ा अहम है। उसका दूसरा पहलू यह है कि ये जो वाकया हुआ, इससे पहले 1995 के अंदर एक किताब लिखी गई वो एनडीआर और क्लार्क की। वो किताब का नाम है द मेडो। एलडीआर और एडलियर और क्लार्क की, तो उसका नाम है द मेडो। किताब में वो ये कहते हैं कि जनाब 1995 में अल फारान नाम की एक अस्करियत पसंद तंजीम को, ग्रुप को खड़ा किया गया रॉ ने, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि बदनाम जमाना भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने वहां एक क्राइम किया, एक अस्करियत पसंद ग्रुप अल फारान। उन्होंने पहलगाम में, यही इसी मुकाम के ऊपर जिधर ये वकूआ पेश आया, पहलगाम में 6 गैर मुल्की सयाहों को अगवा किया और फिर उनके सर कलम कर दिए गए, और ताकि दुनिया में अपने लिए हमदर्दियां समेटें, और पाकिस्तान पे हस्ब आदत उन्होंने जो है वो इल्जाम आयद कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हो रही। सन 2000 के अंदर बिल क्लिंटन जो है वो तशरीफ लाते हैं भारत यात्रा के ऊपर। उनके ये मार्च 20 2000 सन की बात है। बिल क्लिंटन जब आते हैं तो उस टाइम पे एक चित सिंहपुरा गांव है जो अनंतनाग के इलाके के अंदर है, वहां 36 सिख लोगों को बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया जाता है। अब आप ये देख लें, 30 साल गुजर गए। वो जो किताब द मेडो लिखी गई 1995 में, भारतीय सरकार ने ना उसके वाक़े को झूठा करार दिया, ना उनको अदालत में लेके गए, ना उनके ऊपर हर्जाना का दावा किया। क्यों? ये है वो सवाल। इससे पहले पुलवामा के अंदर उन्होंने अपने दर्जनों जो सिपाही थे उनको मरवा दिया और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान पे डाला। जॉइंट इंक्वायरी कमीशन तय पाना था, यानी कि मुश्तरका, उसमें पाकिस्तान को शामिल करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि अवंतीपुर एयरबेस से 12 जहाजों को जो है वो तैयार किया गया, जिनमें से 8 जहाज पाकिस्तानी सरहद के अंदर घुसे, और फिर जो उनका हाल हुआ वो आपके सामने है। अब यहाँ बात जो है वो मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये हासिल क्या करना चाहते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि कश्मीर उनके हाथ से निकल चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 9 लाख फौज के बावजूद, 2 कोर फौज के बावजूद उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, और उन्होंने कुमक के लिए अभी चंद दिनों पहले 4 ब्रिगेड फौज मजीद बुलाई है। 4 ब्रिगेड फौज कौन सी है? 4 ब्रिगेड फौज का मतलब है सवा के करीब, सवा डिव जो है वो उन्होंने मंगाई है, एक डिवीजन फौज से ज्यादा उन्होंने मंगाई है। और उससे पहले उनकी माहर रेजिमेंट, जो कि भारत के अंदर मशहूर है जंगल वॉरफेयर के लिए, यानी कि जंगल की लड़ाई के लिए, मुजाहिदीन से लड़ने के लिए, हुर्रियत पसंदों से लड़ने के लिए, महर बटालियन जो थी वो बुरी तरीके से नाकाम हुई। और उसके बाद उन्होंने हीरोन ड्रोन को इसराइल से खरीदा। हीरोन ड्रोन जो है वो जंगल के इलाके के अंदर लोगों की निशानदेही करने के लिए अपना मलका रखता है, लेकिन हीरोन ड्रोन उड़ाए गए, और वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वो कौवे ने जाके जनाब वो हीरोन ड्रोन अपने ही जो बैरकों के अंदर मार गिराए, और उनके जो चेक पोस्टों से वो लग गए, और उससे उनके मुतअद्दिद फौजी जो है वो जख्मी भी हुए, और एक आध जो है वो शायद जहन्नम वासिल हुआ। अब ये बात तो यहां तय है। दूसरी बात इसके अंदर है सियासी पहलू। सियासी पहलू बड़ा अहम है। बीजेपी सरकार जो है वो बैसाखियों की हुकूमत के ऊपर खड़ी है। आपको मालूम है कि बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई, इसलिए उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। कोएलिशन गवर्नमेंट के लोगों का नजरिया बीजेपी के नजरिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो इंसानियत सोच काम नहीं करना चाहते जो कि बीजेपी हुकूमत करना चाहती है। एक तरफ अमेरिकन CIA
उनको सैफरॉन टेररिस्ट का खिताब देती है, जाफरानी दहशतगर्द, क्योंकि ये जाफरानी कपड़े पहनते हैं, आरएसएस के जो दहशतगर्द हैं। अब वो एक तरफ उनको वो जाफरानी दहशतगर्द कहती है, दूसरी तरफ उनके साथ कोऑपरेशन करना चाहती है। और आरएसएस जो अस्करियत पसंद जमात है, बीजेपी उसका एक सियासी चेहरा है। ये अब आप समझ गए। एक तरफ कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुए नाम नेहाद, उसके अंदर भारतीय सरकार को मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी जो है वो वहां शिकस्त फाश हुई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने ये सोचा कि कोई तरीका, और फिर वक्फ बिल का आना, मुसलमानों के खिलाफ जो एक नफरत अंगेज बयानिया भारत के अंदर बुना गया और उसके ऊपर पूरे भारत के अंदर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, उस वक्फ बिल के ऊपर आप देख लीजिए कि किस तरीके से मामलात जो है वो खराब हो रहे हैं। तवज्जो मबजूल कराना वक्त का तकाजा था और इंडिया ने वही काम किया जो वो हमेशा से करता आ रहा। लेकिन इसमें खतरा यह है कि अभी कल ही ये वाकया हुआ, लेकिन उसके फौरन बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ये बयान देते हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं। अब अमेरिका का सदर समझदा तो यही जाता है कि वो एक जिम्मेदार आदमी होगा, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने बगैर तहकीकात किए उन्होंने भारत के हवाले से एक बयान दाग दिया। और भारत के अंदर और भारत के बाहर मगरबी ममालिक जो है वो ये कह रहे हैं कि एक दफा जनाब आप मजबूत अंदाज में इस सारे मामले को कुचलें, पाकिस्तान में अपने सिफारत खाने को खत्म करें, बंद करें, अपने लोगों को बुलाएं और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। और भारत का मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, बहुत सारे हमारे नादरीन ये सुनते हैं कि गोदी मीडिया, मैं आपको बताता हूं गोदी मीडिया है क्या। गोदी मीडिया जो है ये पाकिस्तान ने कोई असर मजाक के तौर पर नहीं बनाया हुआ, ना ये किसी पाकिस्तान के बंदे की जो है वो तख्लीक है ये। अब मसला ये कि ये एक भारतीय सीनियर मोस्ट सहाफी राजेश कुमार जो है उसने ये गोदी मीडिया बनाया। और गोदी मीडिया का मतलब ये है कि वो मीडिया जो झूठ पर, जो गलत इंफॉर्मेशन पर और जो जाली खबरों के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा करता है, उसको गोदी मीडिया कहते हैं। ये हमने नहीं कहा, ये भारतीय सीनियर सहाफी की इस्तेलाह है जो मैं आपके सामने रखी। अच्छा सर, गोदी मीडिया जो है वो ये करता है कि अभी हमला 3 बजे शुरू होता है तो 500 ट्वीट 3:05 पे पाकिस्तान मुखालफत में आना शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारों के सारों का मतन एक ही होता है। अब आप आ जाएं इस बात पे, आपको याद है कि ये वही मीडिया है गोदी मीडिया जिसने सरीना होटल के ऊपर पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई का दफ्तर बता दिया था अफगानिस्तान में। आपको याद है बड़ा मशहूर कि ये आईएसआई का दफ्तर है 5वीं मंजिल पे, जबकि उस होटल की 5 मंजिलें ही नहीं है। ये इनके प्रोपेगेंडे का आलम है। तो अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर वो अगर कोई ऐसी मिस एडवेंचर करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आज पाकिस्तान का मीडिया जो है वो जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड कर रहा है माजी में, और भारत का आप देखें कि किस तरह से वो चिल्ला रहे हैं पागल हुए में। जनरल बख्शी एक बावले कुत्ते की तरह जो है वो बिल्कुल, उसकी आप देखें वो वीडियो तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसको हुआ क्या है, इसको जनरल किसने बनाया, इसको तो किसी को सिपाही नहीं बनाना चाहिए था, ये आदमी तो मेंटली बैलेंस्ड ही नहीं है। देखें मकसद ये है कि भारतीय मीडिया तो जो जहर उगल रहा है वो उगल रहा है। हमारे लोग जब भी कोई वाकया आता है, अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया आया, बाकी आया, उसके अंदर के एक पड़ोसी मुल्क ओ भाई वो खुल के बोल रहे हैं, वो पुलवामा हो, वो वाकया हो पठानकोट का, वो कोई हो, वो पाकिस्तान पे उनकी अगर धोती फट जाए तो वो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान और उसके इदारों पर लगा देते हैं। यहाँ से एक तोता चला जाए तो वो कहते हैं आईएसआई का जो है वो कबूतर या तोता आया हुआ है। एक गुब्बारा बच्चे का चला जाए तो वो इसको कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान का गुब्बारा आया है, आईएसआई ने भेजा है। लेकिन हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, असल मसला ये है मोहम्मद कज़ाफी साहब के पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। हम जितने मर्जी अच्छे हो जाएं,
यहूद और हनूद आपके दोस्त नहीं हो सकते। कुरान पाक ने कह दिया यहूद और नसारा तेरे हम्म, दोस्त नहीं हो सकते। ये अच्छा सर। कुफर जो है ये मिल्लत वाहिदा है, और हम्म, इसके हवाले से हमें यकजान होके खड़े होके पाकिस्तान के एक एक बच्चे को जो है इनके नेगेटिव प्रोपेगेंडे को जो है वो खत्म करना पड़ेगा। और बिल्कुल। हुकूमत पाकिस्तान में आखिर में मैं एक ही सजेशन दूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर के ऊपर तमाम जो है वो दुनिया के अंदर अपनी एम्बेसीज को जो है वो हम्म, एक्टिव करना पड़ेगा। फॉरेन ऑफिस को भारतीय जो उनके सफीर हैं, उसको खातून सफीर है उसको बुला के एहतजाज करें कि तुम हम पर नाजायज मन घड़त झूठे लफ्ज बयान जो इल्जामात हैं उनको वो लगा रहे हो, अपने मीडिया को कंट्रोल करो। और तीसरी चीज ये है कि अपने तमाम सफीरों को बुला के, जो गैर मुल्की सफीर हैं उनको बुला के फॉरेन ऑफिस के अंदर उनके झूठ को वन पॉइंट बाय पॉइंट उनको जो है वो लताड़ा जाए। और साथ ही साथ जो है वो यूनाइटेड नेशन, ओआईसी और दीगर फोरम्स के ऊपर जो है वो खतूत तहरीर किए जाए। सार्क वो के उसका मुस्तकबिल कुछ नहीं है, लेकिन हम्म, सार्क जैसे फोरम पे, ओआईसी जैसे फोरम पे, और इस तरह से अभी ये जो हमने कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान में, मुझे जहन से नाम निकल गया उस फोरम का, क्या था उसका। ठीक है। ठीक है, ये जो कौमी सलामती का इजलास हुआ था। जी जी। कौ- उसके कौमी। ऊपर हमें हमें बात करनी चाहिए, और हमें दुनिया को और लिए डरने की बात नहीं है। पिछली दफा वो चाय को कहा गया था कि चाय बड़ी फैंटास्टिक है, इस बार हम्म, हम चाय नहीं देंगे, इस बार हम्म, हम हाई टी देंगे इंशाल्लाह ताला, और ऐसी जगह देंगे कि वो बताने के काबिल नहीं रहेंगे कि चाय कहां दी थी। बिल्कुल। अच्छा सर, वो बहुत सारे जज्बाती जो इंडिया के जिस तरह वो एक मेजर भी हैं, वो बहुत सारी जज्बाती बातें कर रहे हैं कि एलओसी खत्म कर दें, हमें लड़ना चाहिए, मिसाइल चलाने चाहिए। इस तरह की बड़ी बातें हो रही हैं इंडिया की जानिब से, जो वहाँ के प्रोपागंडा कर रहे हैं कुछ इंडियन सहाफी तो नहीं है, लेकिन वो कुछ जज्बाती किस्म के लोग हैं जो इस तरह की इनको किस तरह अगर कोई ऐसी चीज होती है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ करती है, तो फिर कैसा रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान की तरफ से? और देखें जी, मैं इसको कहता हूं कि एक दफा ये कर ही लें। यकीन माने बड़ा दिल कर रहा है मेरा, एक दफा कर लें। मैंने तो सुबह जरा अपनी डंड बैठकें भी निकाली हैं, अपने एक्सरसाइज की है, क्योंकि काफिरों के साथ लड़ना है इंशाल्लाह ताला, जरा सेहत में ठीक होनी चाहिए। और मैं अपने पाकिस्तान के जवानों को भी कहूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। जिंदा रहे तो गाजी, और शहीद हुए तो ताहयात, हमेशा हमें तो जिंदगी मिल गई, ता कयामत हमें जो है वो जिंदगी मिल जाएगी। तो शहीद तो कभी मरा नहीं करता, शहीद तो जिंदा रहता है। असल मसला यह है कि ये जो बातें कर रहे हैं, न्यूक्लियर पाकिस्तान से ये टक्कर नहीं ले सकते, ये मैं आपको बड़ा वादे बता रहा हूं। अगर इन्होंने ये किया तो इस सदी की सबसे बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान इनको वो मार मारेगा, वो मार मारेगा कि इनकी नस्लें जो है वो बताने के काबिल नहीं होंगी, क्योंकि नस्ल खत्म हो जाएगी और तारीख लिखेगी एक था भारत। बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्होंने जो ये पहलगाम अटैक हुआ, इसके सारे अहवाल जो पुराने भी जितने भी लीक्स थे, उन्होंने सब चीज़ों हमारे सामने वाजिया करके रख दी हैं कि क्या असल चीज़ है। और इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर कर जो पाकिस्तान पर बुरी इमेज बनाना चाहता है इंटरनेशनल, उस हवाले से इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जो इंडिया के ही गले पड़ेगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।